एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी इतिहास की बुक यानी भारत और समकालीन विश्व की बुक का पहला लेसन, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि राष्ट्रवाद शब्द का अर्थ क्या है और राष्ट्रवाद का उदय कहाँ हुआ। सबसे पहले ठीक है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना जिसमें अपने देश के प्रति प्रेम और गौरव की अनुभूति होती है, यानी कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश के प्रति प्रेम और गौरव की अनुभूति होना। ठीक है, देखिए ये 4 चित्रों की एक श्रृंखला है। ये श्रृंखला किसने बनाई है? फ्रांसीसी कलाकार हैं फ्रेडरिक सारियो। ये 4 चित्रों की एक श्रृंखला है। ठीक है, इन 4 चित्रों में उसने क्या किया? अपने सपनों का संसार रचा है जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। अगर हम इस श्रृंखला का पहला चित्र देखते हैं तो इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने पहले पढ़ा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो कलाकार होते थे वो स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं? जो ज्ञानोदय की मशाल है इसको हम पहचान सकते हैं, जो उनके एक हाथ में है और दूसरे हाथ में जो स्वतंत्रता की देवी है वो क्या लिए हुए? मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। ठीक है, और प्रतिमा के बिल्कुल सामने क्या है? निरंकुश संस्थानों के ध्वंस अवशेष बिखरे हुए हैं। निरंकुश शब्द का क्या अर्थ है? निरंकुशवाद का अर्थ है कि ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, और सारियों की कल्पना दर्श में दुनिया के लोग हैं जो अलग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं। कल्पना दर्श किसे कहते हैं? एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि उसका साकार होना असंभव हो। ठीक है, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाकों से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति के आगे कहीं इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो अब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस जो कि क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। यानी कि आपने क्या पढ़ा इसमें कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला रची। इसमें उसने क्या किया? अपने सपनों का संसार रचा है जिसमें जो किससे बना है? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रांस जो कि क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है और उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरी झंडा थामे हुए हैं। और यह बात बड़ी दिलचस्प है कि जिस समय सारियो ने ये छवि बनाई थी, निर्मित की थी, उस समय जर्मन लोग एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वो अब थामे हुए हैं ये 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, यानी कि जिस समय ये चित्र बनाया गया था फ्रेडरिक सारियो द्वारा, उस समय जर्मन के लोग संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा तो बने ही नहीं थे। ठीक है, यह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति थी जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की इच्छा थी। जर्मन लोगों के बाद कौन है? ऑस्ट्रिया और 2 सिसिलियों की राजशाही, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग शामिल हैं। देखिए इसमें। ठीक है, और ऊपर से क्या हो रहा है? ऊपर से स्वर्ग से ईसा मसीह और संत फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। चित्रकार ने इसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया। अध्याय में हम पढ़ेंगे, उनमें ऐसे विषय समझेंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियो ने अपने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभर गया जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया था। ठीक है,
क्या हुआ इन परिवर्तनों से? जो यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य थे, उनके स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। बहुराष्ट्रीय यानी कि छोटे छोटे बहुत सी राष्ट्रीयताओं वाले छोटे छोटे राज्य बने हुए थे। लेकिन इस के दौरान राष्ट्रवाद के दौरान राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे, जिसमें स्पष्ट रूप से जो परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक ही केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की जो ये भावना थी अनंत काल से नहीं थी। ये किस किस परिणाम स्वरूप आई थी? ये संघर्ष नेताओं और आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुआ था। इस अध्याय में जो हम पढ़ेंगे इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राष्ट्रवाद शब्द का क्या अर्थ है कि एक ऐसी भावना जिससे अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव की अनुभूति हो। तो इस शब्द की राष्ट्रवाद की सबसे पहली अभिव्यक्ति कब हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय हुई थी, 1789 में। हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस क्लास में कि 1789 में फ्रांस क्या था? एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति से जो उसमें राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए थे, उससे क्या हुआ? प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी लोगों के समूह के हाथों में हस्तांतरित हो गई थी। यानी कि निरंकुश राजा के हाथों से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथों में आ गई थी। अब इस क्रांति के बाद क्या घोषणा की कि अब लोगों के द्वारा ही राष्ट्र का गठन होगा और लोग ही अपने राष्ट्र की नीति तय करेंगे। आरंभ में जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या कदम उठाए? उन्होंने फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भाव पैदा करने के लिए पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया? एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले राष्ट्र ध्वज की जगह ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय लोगों के द्वारा सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किया जाने लगा और स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली रख दिया गया। नई नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया और ये सब किसके नाम पर किया गया? राष्ट्र के नाम पर किया गया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था भी लागू की गई और जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए और आंतरिक आयात निर्यात शुल्कों को समाप्त कर दिया गया। भार और नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और इसके स्थान पर क्या किया गया? एक ही पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। यानी अब क्या प्रश्न बनता है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे? जैसे पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों को ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, ठीक है, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे और एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों की समूह के द्वारा किया जाने लगा और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया और इसके साथ साथ एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए।
आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए, भार और नापने की एक समान व्यवस्था लागू कर दी गई। इससे पहले क्या होता था बच्चों कि जब एक क्षेत्र बदलता था, हर क्षेत्र की नापने की और भार की जो व्यवस्था थी वो अलग अलग थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया और एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को एक साइड कर दिया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी भाषा जो बोली जाती थी वो राष्ट्र की साझा। क्रांतिकारियों ने इसके साथ साथ ये घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का वह भाग्य और ये लक्ष्य बन गया था कि वो यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त करवाए। यानी कि अब फ्रांसीसियों का ये कर्तव्य बनता था कि अब वो आज़ाद हो चुके थे तो वो जो यूरोप के अन्य देशों हैं उनको भी निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद करेगा। और दूसरी तरफ क्या हुआ, जब फ्रांस की इन घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो जो छात्र थे, मध्यम वर्ग थे, उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाना शुरू कर दिया। हुआ क्या, उनकी इन गतिविधियों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार कर दिया। उन्होंने तो फ्रांस सेनाओं ने, जो फ्रेंच सेनाएं थी, उन्होंने तो पहले ही ये अपना लक्ष्य बना रखा था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से क्या करना है, मुक्त कराना है। 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के बड़े बड़े इलाकों में ये फ्रेंच सेनाएं घुस गई और क्रांतिकारी युद्धों के साथ शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी थी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले से ही आरंभ किया जा चुका था। ये नेपोलियन कौन था? सन 1799 में डायरेक्टरी शासन को समाप्त करने के लिए नेपाल फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना था। ठीक है, उसने क्या किया, जनमत संग्रह करवाया जिसमें 99.9% मतदाताओं ने उसका साथ दे दिया था। ठीक है, और काउंसिल शासन के सम्मुख देश के अंदर शांति और व्यवस्था स्थापित करना था इसका मुख्य जो उद्देश्य था। ठीक है, इसने क्या किया, फिर जो क्षेत्र इसके नियंत्रण में आ गया था वहाँ उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की थी। कैसे, ये बात तो बिल्कुल थी कि उसने फ्रांस में क्या किया था, राजतंत्र वापस लाकर प्रजातंत्र को नष्ट किया था। लेकिन जो सुधार किए थे वो ये थे, क्या थे, उसने 1804 में एक नागरिक संहिता तैयार की जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। उस नेपोलियन संहिता के अनुसार उसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। ठीक है, कैसे, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि ये जो समाज था किस में बटा हुआ था, कुलीन वर्ग में बटा हुआ था, है ना, पादरी वर्ग में, तो उनको जो जन्म पर आधारित जो भी विशेष अधिकार थे उन्हें समाप्त कर दिया गया था। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन वाले क्षेत्रों में भी, जो फ्रांसीसी क्षेत्र नियंत्रण के अधीन थे क्षेत्र, वहाँ भी लागू किया गया था। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में भी नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बना दिया था और सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया था। किसानों और भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से आज़ादी दिलाई थी किसानों को। शहरों में कारीगर जो होते हैं उनके श्रेणी संघों के जो नियंत्रण थे उनको हटा दिया गया था। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। किसानों और कारीगरों और मजदूरों और नए नए उद्योगपतियों को नई नई आज़ादी चखने को मिली थी। ठीक है, उद्योगपतियों खास तौर पर जो सामान बनाने वाले लघु उत्पादक थे, अब ये समझने लगे थे कि एक समान कानून, मानक भार और नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तु और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। समझ रहे हैं ना आप कि नेपोलियन ने क्या किया था, अपने क्षेत्र में सुधार लाने के लिए जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बना दिया था और अपने नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों में भी उसने जो प्रशासनिक विभाजन थे उनको सरल बना दिया था। शहरों में कारीगरों और
के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया था, जो सामंती व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया था, किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से भी मुक्ति दिला दी थी, यातायात और संचार की व्यवस्था को भी सुधारा था और इसके साथ साथ मानक भार और नाप की और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी का जो आवागमन था उसमें भी सरलता ला दी थी। लेकिन जीते हुए इलाकों में जो स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति जो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी, क्या थी? शुरुआत में अनेक स्थान जैसे हॉलैंड थे, स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहर जैसे ब्रुसेल्स, मेज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता का तोहफा देने वाली की तरह स्वागत किया गया था। यानी आरंभ में इन फ्रांसीसी सेनाओं का इन शहरों ने स्वागत किया था, लेकिन क्या हुआ, शीघ्र ही जो ये उत्साह था दुश्मनी में बदल गया। क्यों? जब उनको ये पता लगने लगा कि जो नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए जो ये फ्रेंच सेनाएं थी वो जबरन भर्ती कर रही थी लोगों को। इससे क्या हो रहा था, प्रशासनिक परिवर्तन से जो भी नुकसान हो रहे थे वो फायदे की अपेक्षा ज़्यादा नज़र आने लगे थे। ठीक है, जो आज का टॉपिक है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो इसके जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है? पहला है ये अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या किया था, और इसके साथ साथ ताकि जो क्रांति के बाद फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए क्या क्या बदलाव किए थे। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।